अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइनस मज तुहंद वथवंज पुरखलोस तो पुरजोश इस्तकबाल तो आज रोज वो तुहस मेजबान लुबना महराज। नाजरीन उम्मीद यही जे तुह सारी इसो बखैर आफियत तो दुआ करान अल्लाह ताला थविन सादनी हमेश बसेहत सलामत आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन चूंकि सेहत की सेहत प्रोग्रामस मज हरवी सेहत रंग मुख्तलिफ मौजूआतन पे कत करान तो पन्निस खास मेहमान सज राय जानान। अजकि सेहत प्रोग्रामस मज करो पन्निस मेहमानस निश ये जानच कोशिश जे कम कम लाइफ स्टाइल डिजीज़ रोजान तो खास कर अगर कत करो कशीर हिंस अमिक वजूहात क्या रोजान तो यम तकलीफ मैनेज कित कर सारे कथन कड़ो फट पन्निस खास एक्सपर्ट सानिस गेस्ट एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर रूफ हुसैन राथर सब यम जन असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग कश्मीरस मज। नाजरीन बिफोर कत सिलसिल करो शुरू तह पहुँच यह फोन इन प्रोग्रामस दौरान लगातार तुहंदन फोन कॉलन हुंद इंतजार रोजान। वो गई तो यही गुजारिश ये तुम प्रोग्रामस मज शिरकत करो प्रोग्रामस मज कॉल करो पन्ने टीवी सेट वॉल्यूम थो कम सवाल पृछो मुख्तसर अल्फाजन मज तो किसी मौजूस पे। नाजरीन वलियो इस्तकबाल करो जनाब डॉक्टर रूफ हुसैन राथर सोबस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सठा सठा इस्तकबाल तुहंद प्रोग्रामस मज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया ताकि मैं अपने आवाम से अपने लोगों के साथ बात करूँ और सेहत के मामले में उनके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, वी सर्टनली आर ओब्लाइज्ड आपने हमारी दावत कबूल की। डॉक्टर साहब आगाज से मज करो तह निश जानच कोशिश, नो डाउट यम जन सन खेन चनिक आदात तम काफ़ी ज़्यादा यम जन तकलीफ तथ मज मुलवस करान। तह निश करो आगाजस मज यह जानच कोशिश लाइफ स्टाइल डिजीज़ कम कम तो कम खेन चनिक आदात यम जन इमन तकलीफन मज मुब्तला करान। देखिए बेसिकली लाइफ स्टाइल डिजीज़ की जो टर्म है ये एक सिंगल टर्म नहीं है, इसमें बहुत सारी डिजीज़ एक साथ मिलके आती हैं जी। मतलब यही है कि वो डिजीज़ जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वास्ता है हमारे लाइफस्टाइल के साथ, तो उन सारी डिजीज़ को मिला के हम लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं। इनमें जिनको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। एग्जैक्टली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब ये होता है कि ऐसी डिजीज़ जो इंसान को एक दूसरे से नहीं लगती हैं। okay. जैसे कोविड-19 था या किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो ये इन्फेक्शन एक दूसरे से लगता है जी। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं ये ग्रुप एक है डिजीज़ का, ये एक दूसरे से ट्रांसमिट नहीं होती हैं, ट्रांसफर नहीं होती हैं। तो इनका डायरेक्टली वास्ता बहुत सारी चीज़ों के साथ होता है जिसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा लाइफस्टाइल होता है। exactly. तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी डिजीज़ आती हैं जिसमें ख़ास तौर पर जैसे डायबिटीज़ की डिजीज़ है जिसमें शुगर बढ़ जाता है, या ब्लड प्रेशर की डिजीज़ है जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसी तरह जो कैंसर्स, बहुत सारे किस्म के कैंसर्स होते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। जो चेस्ट डिजीज़ होती हैं, कुछ चेस्ट की डिजीज़ तो इन्फेक्शन वाली होती हैं लेकिन कुछ चेस्ट की डिजीज़ ऐसी होती हैं जो या तो साल भर लगी रहती है या सिर्फ विंटर्स में ही छाती का मसला होता है जिनको हम COPD भी बोलते हैं। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ वो इसमें आती हैं। तो इसमें एक नई टर्म जो इंक्लूड हुई है रिसेंटली जिसको हम डिजिटल एडिक्शन बोलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा एडिक्शन होना डिजिटल मीडिया की तरफ, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो टैब्स हो, चाहे वो लैपटॉप्स हो। तो वो एडिक्शन भी एक डिजीज़ का बाइस बना है क्योंकि उसके भी जो नताइज होते हैं वो हमारी सेहत पे अच्छे नहीं होते। तो इसमें लिवर डिजीज़ का आता है जिसका जैसे आजकल देखा गया कि हम USG करते हैं तो अक्सर लोगों को फैटी लिवर डिजीज़ आ जाती है उस USG पे, तो वो भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या लाइफस्टाइल डिजीज़ का ही कंपोनेंट है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है जिसकी वजह से इस वक्त वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेथ्स हो रही हैं वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, जिसमें हार्ट और हार्ट के रिलेटेड जितने भी ऑर्गन बॉडी में हैं उनकी डिजीजेस, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो स्ट्रोक किसी को हो जाता है या किसी वेसल में कोई प्रॉब्लम आती है या हार्ट अटैक हो जाते हैं, तो वो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या लाइफस्टाइल डिजीजेस का ही एक कंपोनेंट है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे रहन सहन के साथ वाबस्ता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें इंसिडेंस और प्रेवलेंस की, तो हम अगर स्पेसिफिकली बताएंगे कि कश्मीर में अगर हम देखें कि लाइफस्टाइल डिजीजेस क्यों है इतनी ज़्यादा, क्या वजूहात रोजान जब वनकस वुचान काफ़ी
भी ज़्यादा तकलीफ है। नो डाउट जो हमारे अडल्ट हैं उनमें भी देखा जा रहा है ये सारी चीज़ें हैं, और जो हमारी यंग पॉपुलेशन है उनमें भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल तकलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए, कुछ हद तक हमारी जो डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वो डिजीज़ को जब चेक करते हैं, जैसे हम टेस्ट बोलते हैं, चाहे कोई भी टेस्ट हो, चाहे ब्लड टेस्ट हो, चाहे यूएसजी हो या और कोई टेस्ट हो, वो काफ़ी बढ़ गया है, तो उस वजह से हम इनको डायग्नोज भी कर पाते हैं। पहले नहीं होती थी, लेकिन वो बहुत कम असर है उसका। जो मेन रीज़न है वो सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है, वो पूरी कंट्री के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए है, जिसको हम एक टर्म बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन, कि जो डिजीज़ का पैटर्न है, कौन कौन सी डिजीजेस इंसान को किस मिकदार में असर करती हैं हमारी कम्युनिटीज़ को, वो एक ट्रांजिशन हो चुका है का पिछले 2-3 सेंचुरी से, 200-300 सालों से। तो अब जाके हम उस स्टेज पे पहुंचे हैं जहां पे जो हमारी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंस है, वो हमारी ये लाइफस्टाइल डिजीजेस ही हैं। और यहाँ तक कि देखा गया है, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है WHO की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो पूरे वर्ल्ड में डेथ्स होती हैं एक साल में, उनमें जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का ही है, जो 75% है। मतलब अगर पूरे वर्ल्ड में 100 डेथ्स होती हैं तो उसमें 75 डेथ्स ऐसी होती हैं जो लाइफस्टाइल डिजीजेस की वजह से होती हैं, और बाकी इन्फेक्शंस या एक्सीडेंट्स उनकी वजह से कम डेथ्स हो रही हैं। तो इसका रीजन आप बोल रहे थे कि ये क्यों कश्मीर, अच्छा ये इसका प्रिवेलेंस कितना है, तो देखा गया डिफरेंट स्टडीज, डिफरेंट सोर्सेज से थोड़ा वैल्यूज आगे पीछे हैं, लेकिन अगर हम कुल मिला के देखें तो जो हमारी अडल्ट पॉपुलेशन है उसका अराउंड 12% जो है वो डायबिटीज का शिकार है। अडल्ट पॉपुलेशन का अराउंड 35% हाइपरटेंशन का शिकार है, और अराउंड 30 to 40% ओबेसिटी का शिकार है। तो कुल मिला तो ओवरऑल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो कोई नेशनल लेवल की, और कश्मीर के फिगर्स भी इसी के आसपास ही हैं जो यहाँ पे स्टडीज हुई हैं। तो 10-12% के करीब डायबिटीज है, और अराउंड 30-35% के करीब जो हमारा हाइपरटेंशन है। तो इट इज सेड दैट, जिसको हम बोलते हैं कि अडल्ट पॉपुलेशन में हर 10 लोगों में एक इंसान को डायबिटीज है, और हर 3 लोगों में एक इंसान को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो ये मैग्नीट्यूड काफ़ी बड़ा है, जिसमें लाखों की तादाद में, अगर हम कश्मीर की पॉपुलेशन 80 लाख के हिसाब से लें तो उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये जो 80 लाख की पॉपुलेशन है, इसमें हमारी तकरीबन 10 लाख की पॉपुलेशन ऐसी है जिसको हम 10 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और 4-5 लाख के करीब जो है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम में मुब्तला है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बे क्या रिस्क फैक्टर रोजान यम जन अकिस इंसान ज़्यादा खतरस मज त्रावन से अमिस मा हेकन लाइफस्टाइल डिजीज़ गसित, कम कम रिस्क फैक्टर्स रोजान? रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो रिस्क फैक्टर्स में बहुत सारे होते हैं, एक रिस्क फैक्टर नहीं होता है, और ये बहुत सारे रिस्क फैक्टर, जिसको मल्टी फैक्टोरल इटियोलॉजी भी कहते हैं, कि एक चीज से नहीं, कुल मिला के बहुत सारी चीजों से इंसान को जो ये इवेंट हो जाता है डायबिटीज का। जैसे मैं आपको एक और अपने सुनने वालों को एक एग्जाम्पल दूंगा कि अगर कोई इंसान, आप समझ लीजिए घर से निकला है मॉर्निंग में, उसको देर हो गई निकलने में, उसको ऑफिस पहुंचना है। अब वो ड्राइव तेज कर रहा है क्योंकि वो उसको ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, तो तेज ड्राइव कर रहा है। तो ओवरनाइट अगर इसको बारिश भी हुई है तो जो रोड है वो बहुत स्लिपरी है, ये तेज ड्राइव कर रहा है, इतने में इसको फोन कॉल आ गई, इसको नहीं उठानी थी, अब इमरजेंसी कॉल लगी तो इसने फोन भी उठा लिया, या घर में से किसी से झगड़ के निकला है, झगड़ा करके निकला, तो इसका जो टेम्परामेंट है, जो इसका स्ट्रेस लेवल है, वो भी बढ़ गया है। तो यहाँ से अपोजिट में कोई रॉन्ग टर्न लेके कोई बाइक आ गई तो इसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब अगर हम किसी एक चीज को लेबल बनाएं कि इसका एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्या ये घर से देर से निकला, क्या ये रश में चल रहा था, क्या बारिश हुई थी तो स्लिपरी रोड था, क्या कोई गलत रास्ते से ड्राइव कर रहा था इसलिए हुआ, या इसने फोन उठाया इसलिए हुआ, तो कुल मिला के ये है कि एक चीज से एक्सीडेंट नहीं होता, ये जब सारी चीजें मिल जाती हैं, बहुत सारी रिस्क फैक्टर्स मिल जाते हैं तो इवेंट हो जाता है। इसी तरह जो हमारा ये लाइफस्टाइल डिजीजेस का इशू है, इसमें भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स जब मिल जाते हैं तब जाके लाइफस्टाइल डिजीजेस एस्टैब्लिश हो जाते हैं एक इंसान में। तो इनमें जो रिस्क फैक्टर्स जो कॉमनली देखे गए हैं वो
जो हमारा वेट है, ओबेसिटी जिसको हम बोलते हैं, अगर किसी का वेट बढ़ जाता है तो ओबेसिटी उसको हम बोलते हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट और कॉर्नरस्टोन जिसको हम बोलते हैं, जिसके अराउंड सारी लाइफस्टाइल्स घूमती हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस घूमती हैं, वो है वेट हमारा। तो अगर हमारा वेट जो इसकी रिकमेंडेड लेवल है उससे ज्यादा है तो हम उसको ओवरवेट बोलते हैं, या उससे भी ज्यादा होगा तो ओबेसिटी बोलते हैं। तो ओबेसिटी अगर किसी को है तो ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि आजकल की लाइफ में चलने फिरने का, एक्सरसाइज का रुझान ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल हमारा है, हमारी स्पेशली जो वर्किंग क्लास है, या इवन जो घरों में भी लोग काम करते हैं, वो भी घरों में ही धीरे से काम करते हैं, वो कहीं एक्सरसाइज के लिए नहीं जाते, कहीं खेतों में अब उतना काम नहीं होता है, या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन नहीं होती। तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है इन सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए। उसके अलावा जो हमारा डाइट है, वो भी अगर हम कंपेयर करें 20 साल 30 साल पहले का डाइट और अभी का डाइट, तो काफी चेंजेस आ गई हमारे डाइट में। जो हमारा खाना है उसमें हम देखें तो जो जिसको हम बोलते हैं कि इजी शुगर्स जिसमें होते हैं, चाहे वो जिसमें शुगर की क्वांटिटी बढ़ गई है, ऑयल की क्वांटिटी बढ़ गई है, जिसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा होते हैं, जो हम मार्केट का खाना ज्यादा खाने लगे हैं, पैक्ड फूड खाते हैं ज्यादा। तो जो हेल्थी डाइट है उसको छोड़ के हम जंक फूड या हाईली प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो वो फूड भी हम, और क्वांटिटी ऑफ फूड आल्सो मैटर्स, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। तो वो जो क्वालिटी ऑफ फूड है और क्वांटिटी ऑफ फूड है, उन दोनों में हमें बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं, जिसकी वजह से जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं वो भी बढ़ गई हैं। तो हमारा फूड भी इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद सिट्रस लेवल, जितनी एक इंसान की सिट्रस लेवल ज्यादा होगी उतना उसको लाइफस्टाइल डिजीजेस होने के चांसेस ज्यादा है। आपने अक्सर देखा होगा किसी इंसान को घर में या ड्यूटी पे कोई अचानक से सिट्रस आ गया तो ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है। तो डायरेक्टली रोल है सिट्रस का, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे ब्लड शुगर हो, या हार्ट के इश्यूज हो। किसी को सिट्रस ज्यादा हुआ तो एक हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो सिट्रस, और कंसिस्टेंटली जब एक इंसान को ये सिट्रस रहता है, चाहे वर्क प्लेस का सिट्रस हो या किसी और जगह का सिट्रस हो, तो उसकी वजह से भी हमारे जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं ये अपने आप को एस्टेब्लिश कर देती हैं। उसके बाद जो हमारा जो ये मेन इम्पोर्टेंट, एक तो हमारा वेट हो गया, हमारा डाइट हो गया, हमारी एक्सरसाइज की जो का फुकदान रह गया हमारी सोसाइटी में, तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल आ गया, जो हमारी सिट्रस लेवल्स बढ़ गई है। उसके बाद आ जाते हैं एडिक्शन पे। स्मोकिंग भी बहुत सारी चीजों के लिए एक बहुत रिस्क फैक्टर है इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में। हार्ट की जितनी भी डिजीजेस हैं उसमें स्मोकिंग का डायरेक्टली रोल है। लंग्स की डिजीजेस में बहुत रोल है इसका, ठीक है। किडनी की डिजीजेस में भी इसका रोल देखा गया है। तो डायबिटीज में भी ये ऐड करता है कॉम्प्लिकेशन उसको। तो स्मोकिंग और बाकी जो अदर एडिक्शंस हैं जिनको हम सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, बाकी जो भी नशावर चीजें हैं, इन सारी चीजों का जो एडिक्शन वाली चीज है, इन सबों का भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोल होता है एक लाइफस्टाइल डिजीज को, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को एस्टेब्लिश करने में। एग्जैक्टली। प्रोग्राम में हमारे साथ फर्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं, ये है मुंतहा साहिबा। इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सठा इस्तकबाल छ तुहन मुंतहा, फरमी पन सवाल क्या जानो डॉक्टर साहब निश। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है ये उतना सही नहीं है, क्योंकि हमारी आदतें बहुत बुरी है। लाइक हम शाम का खाना शाम को 10, साढ़े 10, 11 बजे खाते हैं, तो इससे हमें लेट खाने के बाद फिर डायरेक्टली इसके बाद ना कोई एक्टिविटी ना का चीज बस डायरेक्ट शंगोन, इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है? ओबेसिटी तो नॉर्मल है, लेकिन इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, और इसको हम कितनी देर जल्दी खा सकते हैं शाम को, और उसके बाद हमें क्या करना बेहतर रहेगा? जी जी डॉक्टर साहब। जी, तो मुंतहा जी का सवाल है, अगर मैं रिपीट करूंगा, ऐसा ही है कि हम शाम का खाना अगर देर से खाते हैं उसमें इशू आते हैं, तो कितने बजे हमें खाना खाना चाहिए? एग्जैक्टली। देखिए, इसमें क्या है कि ये भी हमारी सोसाइटी में एक बहुत बुरी आदत पड़ गई है कि हम जो डिनर है वो बहुत लेट करते हैं। जी। तो अब उसके चक्कर में अगर किसी को हम बोलते हैं कि आप डिनर लेट ना करें, तो आप डिनर जल्दी करें, तो वो उसके बदले में क्या करते हैं, वो डिनर तो अपने टाइम पे कर लेते हैं, लेकिन फिर सोने का टाइम एक्सटेंड कर देते हैं, तो उनकी स्लीप जो है वो पूरी नहीं होती। तो जितने भी अभी तक मैंने रिस्क फैक्टर बोले, एक ही रिस्क फैक्टर में भूल गया, तो जो इनके कॉल से मुझे याद आ गया कि जो है अप्रोप्रिएट स्लीप।
Exactly. जो स्लीपिंग के आवर्स हैं मिनिमम 6 आवर्स अप टू 8 आवर्स, और क्वालिटी स्लीप का मतलब हो गया कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं हमें ये फीलिंग आनी चाहिए कि मैं जी पूरा सो के उठा हूँ। जी, ऐसा ना हो कि हमें दे के उठाया जाए या हमें लगे कि नहीं नींद पूरी हुई नहीं, वो क्वालिटी स्लीप नहीं होती। तो क्वालिटी स्लीप या सफिशिएंट स्लीप उसको हम बताते हैं कि हम मॉर्निंग में ऐसे उठें, बिल्कुल फ्रेश उठें, जी, और मिनिमम 6 आवर्स अप टू 8 आवर्स फॉर अडल्ट्स, और बच्चों में ये 7 to 9 आवर्स हम लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट होती है स्लीप की क्वांटिटी। ठीक है, तो अब क्या इनके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इनका क्वेश्चन है कि हमें डिनर कितने बजे खाना चाहिए। जहां तक देखा गया कि डिनर का टाइम हमें 7 साढ़े 7 से पहले ही खत्म करना चाहिए। ओके, तो 7:30 के बाद अगर हम डिनर करते हैं, नॉट ओनली दिस की डिनर और सोने के बीच में हमारा टाइम गैप कम हो जाती है। ओके, एक तो वो इशू आ जाता है, और दूसरा जो एक सर्केडियन रिदम हमारी बॉडी फॉलो करती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स बने हुए हैं, उनको भी अपना एक टाइम का पता होता है कि कितने बज गए, कितने टाइम पे क्या करना है, कौन सा हार्मोन किस टाइम पे रिलीज करना है, ताकि हमारा खाना भी अच्छे से हजम हो, हमारी स्लीप भी पूरी हो और हमारी एनर्जी भी आ जाए। तो इसके बाद अगर हम 7:30 के बाद डिनर करते हैं तो वो जो खाना है वो उसमें से जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो कन्वर्ट हो जाती है फैट में। एग्जैक्टली, तो वो फैट हमें फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हमारा फैटी लिवर आ जाता है, तो हमारी ब्लड प्रेशर की, हार्ट की जो भी इश्यूज हैं वो बढ़ जाते हैं, और हमारा वेट भी बढ़ जाता है। एग्जैक्टली, तो बेहतर है कि हम अपना डिनर 7:30 तक ही खत्म करें, फिर 2-2.5 घंटे का टाइम देने के बाद हम सोने का प्रोग्राम करें 9-10 बजे के करीब। डॉक्टर साहब तह निश करो ये जानने कोशिश डिनर करान तम पत हेको एक्सरसाइज कर, और इज इट लाइक कि हमें सिर्फ वेट करना है 2 और 2.5 आवर्स? नहीं, डिनर के बाद एडवाइजेबल नहीं है एक्सरसाइज करना। बेसिकली डिनर के बाद या कोई भी हम हैवी मील जब लेते हैं तो हमारे जिस्म का जो भी सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड होता है, वो सारा यूज हो जाता है स्टोमक की ओर, डाइवर्ट हो जाता है, और वहां पे वो जो ब्लड में से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको निकालना होता है। अब अगर हम उस टाइम पे चाहे हम खाना खाएं, या देखिए आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि डिनर के या लंच के बाद आप इमीडिएटली नहाना नहीं चाहिए। ये भी बहुत सही बात है, क्योंकि अगर हम इमीडिएटली नहाते हैं तो नहाने के टाइम हमारी जो स्किन की वेसल्स हैं वो खुल जाती हैं, तो हमारा ब्लड फ्लो उधर चला जाता है, जिसकी वजह से खाना ठीक से हजम नहीं हो पाता। तो डिनर के बाद या लंच के बाद इमीडिएटली हमें हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम थोड़ा टहलकदमी कर सकते हैं, हल्का सा वॉक ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन हैवी एक्सरसाइज के लिए हमें 2-2.5 घंटे का गैप लेना जरूरी है। जी बिल्कुल। प्रोग्राम में हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं, ये हैं बासित अली साहब, ये अनंतनाग से कॉल कर रहे हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। बासित सुब सठा इस्तकबाल तुम प्रोग्राम क्या जानन डॉक्टर साहब? थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। मैम मुझे एक सवाल है ना जी, कि मतलब मैं स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो मैं चलता फिरता स्टूडेंट था मैम जी, तो एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा करता था जी, लेकिन अब कुछ सालों से मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। ओके, तो मैं बेली फैट का मुझे इशू हुआ है, हालांकि मुझे 0 फैट था मैम, कुछ फैट भी नहीं था मुझे। जी जी, तो मैं इसको घटाना चाहता हूँ किसी तरीके से, मतलब इसके लिए डॉक्टर साहब मुझे क्या रिकमेंड करेंगे? जी डॉक्टर साहब आप इंटरेक्ट करेंगे? जी बिल्कुल। जी बासित साहब, आपने अपने सवाल में ही अपना जवाब बता दिया है। ठीक है, आपका सवाल यही है कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे तो आप काफी चलते फिरते थे, तो तब जाके आपका जो फैट था वो बढ़ता नहीं था, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा था सर। जी बिल्कुल। तो आप अपने एग्जाम, जिस किसी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो उसकी आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए, लेकिन साथ साथ मिनिमम आधे घंटे का आप टाइम निकाल लीजिए, कोई भी टाइम जो आपको फिजिबल लगे, और उस टाइम पीरियड में आप क्या करोगे कि आपको डेली आधा घंटा एक्सरसाइज करनी ही करनी पड़ेगी। उस आधे घंटे में आपको कोई ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको थोड़ा सा मॉडरेट एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं, जिससे आपको थोड़ी सांस चढ़ेगी, पसीना आएगा, वैसी एक्सरसाइज आपको रोज आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक करनी पड़ेगी। और जो आपका बेली फैट का इशू है, जो जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं, ओबेसिटी के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है जनरलाइज्ड ओबेसिटी, कि इंसान को स्किन के अंदर हर एक जगह, हर एक ऑर्गन में, मसल्स में फैट बढ़ जाता है, वो भी सही बात नहीं है। लेकिन दूसरी चीज जो होती है जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं, जिसमें बेली फैट का, बाकी इंसान पतला रहता है लेकिन इंसान की जो एब्डोमेन है वो बढ़ जाता है, तो वो वाला जो सेंट्रल ओबेसिटी वाला
पार्ट है वो ओबेसिटी जो हमारी है वो ज़्यादा बड़ा खतरनाक रिस्क है इन डिजीजेस के लिए। तो इस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप कोई भी एक्सरसाइज देख लीजिए जो आपके लिए फिजिबल हो, चाहे आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना चाहें, चाहे आप जिम ज्वाइन करना चाहें, चाहे आप एक्सरसाइज, चाहे वॉक करना चाहें, बट यू हैव टू गिव टाइम। आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा अपनी हेल्थ को, अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के साथ साथ। जी हाँ सर, मैं ऐड करना चाहूंगा थोड़ा सा। सर, मैं अपने दोस्तों के साथ निकलता हूँ शाम को, ये मेरा रूटीन होता है सर। जी। तो लेकिन सर मैं उतना मतलब मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ सर उतना, लेकिन सर इसमें मैं पुशअप्स कर सकता हूँ या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जिससे कि बेली फैट रिड्यूस हो? जी जी हाँ बिल्कुल। आप अगर फ्रेंड्स के साथ निकलते भी हैं तो आपका को वो जो फ्रेंड्स के साथ निकलते निकलते आप बातें करते हैं वो अगर हम देखें तो वो उस मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज में आता नहीं है। मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज वो हो गई इतनी स्पीड से चलना है कि आप चलते चलते बात ना कर पाए। अगर आप बात करने की कोशिश करें तो आपकी सांस फूलेगी उस लेवल। जॉगिंग आप बोल रहे हैं सर? जी, तो आपको थोड़ा तेज तेज चलना पड़ेगा या रनिंग करनी पड़ेगी, और जो आपने पुटअप किया है बेली फैट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये बेली फैट भी कम होगा और आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। जी थैंक यू सर। थैंक यू सो मच बासित साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। डॉक्टर साहब आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे, फैमिली हिस्ट्री अक्सर हमने बहुत सारी तकलीफ में देखा है कि एक रीज़न होता है, एक रिस्क फैक्टर होता है। अगर इस लाइफ स्टाइल डिजीजन हिंस कत करो अत मुझ क्या फैमिली हिस्ट्री हुंद रोल रोजन अगर फैमिली मज कंस लाइफ स्टाइल डिजीज तो यम जन नेक्स्ट जनरेशन आसे तिमन ते आस पॉसिबिलिटी इमन हेकि तकलीफ रोज? जी बिल्कुल, और इसमें थोड़ा रोल नहीं होता, इसमें बहुत सारा रोल होता है। इसमें अगर हम देखें इसमें 2-3 तरीकों से फैमिली का इशू आ जाता है। पहला इशू ये होता है कि जो हमने अभी तक रिस्क फैक्टर्स देखे लाइफस्टाइल डिजीजेस के, वो सारे रिस्क फैक्टर्स ऐसे थे जिनको हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। और ये भी बेटर है कि हम ज्यादा फोकस उन्हीं पे करें जिनको हम चेंज कर पाए। लेकिन उनके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिनका जानना तो जरूरी है लेकिन जिसके बारे में कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे। सिर्फ हमें ये पता चलेगा कि क्या हम एट रिस्क ज्यादा हैं कि कम है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है एक इंसान का जेनेटिक मेकअप। तो हर कोई इंसान अलग तरीके से बनाया गया है, हर किसी इंसान का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है। तो बहुत सारे जेनेटिक मेकअप्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रिडिस्पोज होते हैं किसी डायबिटीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए या किसी और डिजीज के लिए। तो एक जेनेटिक मेकअप भी हमें फैमिली से ही आता है। तो दूसरा रोल जो फैमिली का होता है कि अगर फैमिली में किसी को, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए एक लेडी को डायबिटीज की तकलीफ है, तो उसके बच्चों को डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर किसी फैमिली में मदर को भी डायबिटीज है, फादर को भी डायबिटीज है, तो जो पहले एक पेरेंट से चांसेस थे 2 पेरेंट्स के डायबिटिक होने के चांसेस के होने से बच्चों में और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं डायबिटीज होने के। तो वो तो हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका अगर आप देखें कि जिसको हम बोलते हैं कि फैमिली में बहुत सारे आदत एक जैसे होते हैं। किचन तो एक ही होता है फैमिली में। अगर हमें आदत है घर में ऑयल ज्यादा यूज करने की, तो अगर बड़ों को वो खाना खाना है तो बच्चों को भी खाना है, ठीक है, तो वो हर कोई वही खाना खाता है। तो जो भी हमारा किचन है वो भी कॉमन होता है, तो एक फैमिली एक किचन भी शेयर करती है। एट टाइम्स क्या होता है कि कभी एक फैमिली में ब्लड रिलेशनशिप न होने के बावजूद भी उनको सेम कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। कभी हम देखते हैं कि एक हस्बैंड और वाइफ दोनों फैटी लिवर का शिकार हैं। अब कभी पेशेंट बोलता है हम तो आपस में ब्लड रिलेशनशिप है नहीं, तो हमें क्यों दोनों को सेम डिजीज है, या दोनों को डायबिटीज हो गया, या दोनों को ब्लड प्रेशर है। वो जो ब्लड प्रेशर उनका है वो फैमिली में उनका जो ब्लड रिलेशनशिप है वो ना उसकी वजह से नहीं है, उनका किचन सेम होने की वजह से है। उनका साल्ट इंटेक सेम होता है, उनका ऑयल इंटेक सेम होता है, उनकी कैलोरीज सेम होती है। तो वो भी एक तरीका है जिसकी वजह से फैमिली का असर पूरी फैमिली पे पड़ता है। जी बिल्कुल। ऐसे जुड़े नेक्स्ट कॉलर यम छे मोहम्मद रमजान शेख साहब, यम छे जम्मू पे कॉल करें, हम सवाल पूछो क्या छे। हेलो 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 सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तुम सठा इस्तकबाल छ प्रोग्रामस मस क्या छ यसन जानन डॉक्टर साहबस निश? सर माय नेम इज मोहम्मद रमजान। सठा इस्तकबाल छ रमजान साहब, तुम फरमाइयो क्या छ यसन जानन डॉक्टर साहबस निश? अच्छा तो थोड़ा ये छ ना दसन कार्ड का 60 खान थोड़ा लेवल वने तो बात खान टाइम। मोहम्मद रमजान साहब तछ इस्तदा यमान करने जे पन्ने टीवी सेट वॉल्यूम थे काम। रमजान साहब तछ इस्तदा यमान करने जे टीवी सेट वॉल्यूम थे तो काम तो सवाल फरमाइयो पनुन।
आना शाम नमाज पे बत खेवान अहन हज बत खेन 3 गंट पत्थर के मेव वेव सब मस्जिद मेव वेव क्या खान चीज खेन अहन हज हमें आगे के दावरी खेवा शाम नमाज पे जी वह क्या यसान डॉक्टर साहबस नश जान वनकस बहुत गसान जान अगर बत खेवा शाम नमाज पे अहन हज तन पत हेको टियावो क्या खे जी जी डॉक्टर साहब रमजान साहब तुहद यह सवाल कि अगर अस बत पत बे क्या खेन जरूरत तेल खेमो अस बत चीर पहन सो बेहतर बह वन तुह मेव खेनुक बेहतरीन टाइम तम सात यम सात म्याद खाली आसि ताकि सह मेव गि हजम बराबर तो सह दी पन कम बत खेत सही मेव खेनुक बेहतर तरीक कह बेहतर गो कि मेव दोहली कुन सात खेन वह अगर तुम शाम से यसान खेन तेल बतस मज मिनट 4 कम कर तमो 4 मिनटों बदल मेव खेन मगर 2 घंटे गसित पे बे मेव खेनुक ज्यादा फायदे कह सह पे म्यादस मज रातस रोजान तो सह इंसान सख्ती अनान जी बिल्कुल डॉक्टर साहब अक्सर वुचमुत अगर इंसानस लाइफ स्टाइल डिजीज तमिस तथ एसोसिएटेड बे लाइफ स्टाइल डिजीज तहकान तो अत क्या वजह हेक जी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं इसमें भी 2-3 मैकेनिज्म है, एक ही मैकेनिज्म नहीं है कि ये इकट्ठे क्यों होते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म जो है, अगर आप देखेंगे कि हम लेंगे फॉर एग्जांपल एक डायबिटीज के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी, और उसके बाद हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल आता है और हमारा डाइटरी पैटर्न आता है। यही रिस्क फैक्टर्स हमें ब्लड प्रेशर भी करा देते हैं, तो हाइपरटेंशन भी करता है। इसी तरह ये रिस्क फैक्टर हमें हार्ट डिजीजेस के लिए भी प्रॉब्लम करता है। सेम रिस्क फैक्टर हमें फैटी लिवर डिजीजेस भी कराते हैं। तो जब इंसान का वेट बढ़ जाता है, ओबेसिटी जो मैंने कहा कि ये कॉर्नर स्टोन है हर एक डिजीज के लिए, जो हमारी जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। जब किसी इंसान का वेट बढ़ जाता है तो ये जो वेट बढ़ जाता है इससे फैटी लिवर डिजीजेस भी हो जाती है, इससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो इसको ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, इसको हार्ट के इश्यूज भी आ जाते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से और वेट बढ़ने की वजह से। इसको डायबिटीज भी हो जाता है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, तो उससे डायबिटीज भी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो सेम है इन डिजीजेस के। तो इस वजह से जब एक डिजीज के रिस्क फैक्टर होते हैं, दैट मीन्स इन सब डिजीज के रिस्क फैक्टर होते हैं, और चांसेस हैं कि ये दोनों 2-3 डिजीजेस एक साथ हो जाती हैं एक इंसान में। इसके अलावा और ये भी देखा गया है कि अगर एक इंसान में फैटी लिवर डिजीज आ गई, वेट ज्यादा हो गया तो उसका फैटी लिवर डिजीज हो गया। अब ये फैटी लिवर डिजीज होने की वजह से, एक तो हो गया वेट ज्यादा होने की वजह से इसको ब्लड प्रेशर चढ़ जाएगा या डायबिटीज हो जाएगी, लेकिन उसके बगैर भी, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट टू दैट, अलग से भी फैटी लिवर डिजीज भी ये इंश्योर करती है कि इसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी आ जाए, डायबिटीज की भी आ जाए। तो सीधे अल्फाज में हम ये बोलेंगे कि एक लाइफस्टाइल डिजीज बाकी सारी एक बार जब एस्टेब्लिश हो जाती है तो ये बाकी सारी लाइफस्टाइल डिजीज को बोलती है आप भी आ जाओ, मुझे अच्छा सा जगह मिल गई बैठने की, हम इकट्ठे यहीं पे बैठेंगे इसी इंसान में। तो उसी वजह से हमें अक्सर लोगों को देखा है कि डायबिटीज भी होता है, हाइपरटेंशन भी होता है, फैटी लिवर डिजीज भी होती है, हाइपोथायराइड भी होता है। जी, प्रोग्राम में हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, पन नाम वेन्यू हस्त कट पर कॉल करा। जी, मैं सुमैया, मैं हैदरपुरा से बात कर रही हूँ। सुमैया साहिबा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में। क्या आप पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब को? जी जज़ाकल्लाह। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये रहेगा कि हमारी जो आदत है कश्मीरियों की, सुबह सवेरे पहले चाय पीते हैं, तो ये हमारे लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुका है। तो इससे हमारे लाइफस्टाइल में और हमारी डाइट में क्या प्रॉब्लम आ जाती है, और अगर इसका, क्योंकि सुनने में आता ही है कि ये सही चीज नहीं है, तो इसका क्या बेटर ऑल्टरनेट रह सकता है? जी जी डॉक्टर साहब। और चाय खाली ब्रेकफास्ट में सही नहीं है कि कभी सही नहीं है, और अगर सही है तो कब? जी जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, हमारा जो कल्चर है यहाँ पे, जो चाय का कल्चर है हमें ब्रेकफास्ट में, अगर देखा जाए तो चाय में तो ऐसा कुछ इशू है नहीं। इशू सबसे पहले हमारा आता है साल्ट इनटेक में। जो हम नमकीन चाय में साल्ट डालते हैं तो वो साल्ट हमें एक्सेस हो जाता है। तो कोशिश हमें करनी है कि साल्ट की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो। अब अगर किसी को आदत है कि वो
नमकीन चाय नहीं पीते हैं, लिप्टन चाय पीते हैं, तो उसमें भी चाय का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमें है जो उसमें शुगर क्वांटिटी होती है। तो जो लिप्टन चाय पीते हैं उनको चाहिए कि शुगर की क्वांटिटी जो है जो जितना मिनिमम कर सकें उसको कर लें। उसके बाद जो हमारा ब्रेकफास्ट है, हमें कोशिश करनी कि ब्रेकफास्ट हम ठीक ठाक ब्रेकफास्ट करें, हैवी ब्रेकफास्ट जिसको हम बोलते हैं, ब्रेकफास्ट अच्छे से करना है। और जरूरी नहीं कि हम चाय ही पिए, चाहे चाय पिए, चाहे हम रोटी के साथ सब्जी कुछ खा लें या कोई और चीज दाल खा लें। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको गैस्ट्राइटिस का इशू होता है, स्टमक के इशू होते हैं, उनमें उनको चाहिए कि चाय अवॉइड कर लें। चाय के बगैर कोई और चीज, वो चाहे वो दूध पी ले या वो सब्जी के साथ रोटी खा लें, तो उसमें कोई इशू है नहीं। लेकिन ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए और जिसको हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं उसका एक कंपोनेंट होना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट होना चाहिए और एक बैलेंस्ड डाइट का एक कंपोनेंट होना चाहिए। जी एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, इसी क्वेश्चन में मैं अगर क्वेश्चन निकालूं, तो हमारा जो कल्चर है अच्छे सुबह नून चाय, तो दैट इज लाइक मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो उनका ब्रेकफास्ट रहता है। तो अगर हमारा बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट हम नहीं लेते हैं, बैलेंस्ड डाइट हम सुबह नहीं खाते, उससे क्या क्या फर्दर प्रॉब्लम्स हो सकती है? जी देखिए, हमारे पूरे 24 घंटे का जो कुल मिला के जो भी हम खाते हैं, अगर आप देखिए ये कितनी अजीब बात है कि जब हम मार्केट जाते हैं, अगर हमें 10 रुपए की चीज भी लानी हो तो हम देखते हैं इसने बराबर इसका चेक किया कि ऐसे कम ज्यादा दिया। या कोई भी चीज हमें लानी हो मार्केट से तो हम हर कोई चीज देख के लेते हैं। अगर हमें कोई पढ़ाई करनी हो, कोई बुक लानी हो, तो हर कोई चीज हम देख के करते हैं, ठीक है। किस बस में चढ़ना है वो भी देखते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम जो खाते हैं उसका हम कोई हिसाब नहीं रखते कि हमने ज्यादा खाया, हमने कम खाया, या हमने जो सही क्वालिटी थी खाने की वो सही वही चीज खाई जो खानी थी कि नहीं। हम बस जो सामने मिले वो खा लेते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। आइडियली क्या होना चाहिए कि हमें हर कोई चीज मेजर करके और देख के खानी है। तो जो बैलेंस डाइट का कंपोनेंट है, बैलेंस डाइट हम बोलते हैं एक ऐसे डाइट को, एक इंसान का बैलेंस डाइट वो है जो उसकी सारी जरूरियात को पूरा करे, जिसमें कोई चीज की कमी ना रहे और जो एक्सेस भी ना हो। तो जब ये पर्सन टू पर्सन स्लाइटली वेरी भी होता है, अगर कोई डायबिटिक है तो उसका थोड़ा डिफरेंट डाइट रहेगा, कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसका डिफरेंट रहेगा। लेकिन अगर कुल मिला के जो जनरल पब्लिक है उनके लिए जो बैलेंस्ड डाइट है वो मोर और लेस सेम रहता है, लेकिन उसमें चॉइसेस होती हैं। अब चॉइसेस कैसे होती हैं कि कुल मिला के जो हमारा बैलेंस डाइट है 24 घंटे का, उसमें हमें कितनी क्वांटिटी खानी है ताकि हमें हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से डिसाइड होती हैं। सीडेंट्री पर्सन के लिए अलग एनर्जी रिक्वायरमेंट है, माइल्ड एक्सरसाइज के लिए डिफरेंट है, मॉडरेट के लिए डिफरेंट है, और अगर कोई सीवियर एक्सरसाइज करता है उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। पहले तो वो बात आ गई। उसके बाद जो अब ये एनर्जी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट 24 घंटों में मेरे लिए 2500 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। अब ये 2500 किलो कैलोरीज मुझे कहाँ से निकालनी है? इसमें प्रोटीन का कितना कंपोनेंट होना चाहिए, इसमें फैट का कितना प्रपोर्शन रहना चाहिए, और इसमें कार्बोहाइड्रेट का कितना रहना चाहिए, ये मैं अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं करूंगा, ये भी रिकमेंडेड जो रेंज है उसी के हिसाब से। जैसे हम बोलते हैं 40 to 60% जो एनर्जी है हमारी वो आनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट से, जो हमारी 10 to 15% एनर्जी वो आनी चाहिए प्रोटीन से, जो 20% एनर्जी वो आनी चाहिए फैट से। जब हमने ये भी डिसाइड कर लिया, उसके बाद हमें और 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि अब हमें चॉइसेस हैं। अब अगर मुझे प्रोटीन लेना है, अब मेरी चॉइस है, मैं ये प्रोटीन का कंपोनेंट मीट से ले लूं, चिकन से ले लूं, एग से ले लूं या पल्सेस से ले लूं, ये मुझ तक है। इतनी वैरायटी मेरे पास अवेलेबल है। अपनी कंफर्ट के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से मैं चूज कर सकता हूँ। इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट है, मैं ये खाना खाऊं, राइस ले लूं, मैं ये रोटी खाऊं, ठीक है, व्हीट ले लूं, वो मेरी चॉइस है। इसी तरह जो हमारा फैट का कंपोनेंट है वो ऑयल से ले लूं, बटर से ले लूं, मैं किस चीज से ले लूं, लेकिन जो रिकमेंडेड वैल्यू है उतना ही लेना, क्वांटिटी उससे ज्यादा नहीं लेना है। और दूसरी चीज जो हमें इसमें जिसमें हमें ख्याल रखना है, दूसरे कंपोनेंट आता है, ये तो हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद और एक टर्म आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। तो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ठीक है, मैग्नीशियम, इन सब का भी एक रिकमेंडेड क्वांटिटी है जो हमें लेनी ही लेनी है 24 घंटे में। और हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे खाने में ये जो
क्वांटिटी है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, चाहे विटामिन्स हो चाहे वो मिनरल्स हो, Exactly. वो भी बराबर उस क्वांटिटी में हो जिसमें मेरी नीड है। एग्जैक्टली। अगर मैंने अपना डाइट ऐसे प्लान किया, दैट मीन्स मैं एक बैलेंस्ड डाइट ले रहा हूँ, तो जी, उसी के हिसाब से फिर मेरा ब्रेकफास्ट भी डिसाइड होगा, मेरा लंच और मेरा डिनर ऐसे डिसाइड होगा कि तीनों मिला के 24 घंटे का हमारा जो बैलेंस्ड डाइट है वो कंप्लीट कर देगा। जी बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर जुड़े ऐसे फोन लाइन पे हूं सवाल बोझो क्या छो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पनो इसमें शरीफ डॉक्टर साहब से डिस्कस करें जी पनो इसमें शरीफ नु तो कट पर से कॉल करा जी मोहम्मद सोपोर। सेठा इस्तकबाल छ तुहन फरमाई पनो सवाल। ओके अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मैं लास्ट 2024 में फैटी लिवर पत करे फबर स्कैन वगैरह तो बे चप डॉक्टर साहब ने लिपिग्लैम 4 mg ये खे में एकस वरिस बराबर ओके गोल भी ठीक में पैन में बॉडी करान तो सह गई बिल्कुल ठीक, मगर मे तम सात वेट 102 पत वातो मे 85 तान ओके जी पत गोस मे बेकिस डॉक्टर साहब तम वेट कोर कम कर सा नमत बराबर बना सा नमत वुच मे आज पतम रेत वोत मे हजरत सिर्फ बॉडी पेन करा बहुत दवा खेवान प्रिगाबिलिन बे डुलॉक्सिन तम तथ प्रेगाबिल डी जी मे वन तो बह क्या करो बे पेन कंटिन्यूस रोज पतमे 10 दो 15 डॉक्टर साहब गोस तम दुत मे ये दवा जी डॉक्टर पेन फर्क गसान कह वो डॉक्टर साहब बह मीट या मुर्गा वगैरह हेकवा खेत कि ना। जी अच्छा अली मोहम्मद साहब वनकस कोता छु तुम वेट? मे वनकस गोमुत 93 योस में 85 पे। अच्छा हाइट कसा छु तुम हज? हाइट 5.9 5 फुट 9 इंच छु तुम हाइट हज? जी 5 फुट 8 तम डॉक्टर साहब। अच्छा गोडनिच कत कि तुहन वेट यह वनकस तह ज्यादा योतामत बुझो तुम योतामत ये वेट कम गि बाकी चीज कर ज्यादा फायदा कह तुहद हाइट हिसाब तुहद रिकमेंडेड वेट यह वेट 77 किलो 77 तमें अलाव तुम वेट यह तुहद जिस्मस खतर परेशानी हुंद बायस यह तुम फैटी लिवर तो बाकी दद बुलावन खतर सठा तम मूजूब एमडी डॉक्टर साहब वेट कम कोरमुत कर 90 हूर क्या करो बुझो तुम मोन अर्ज तुहद वेट 77 kg हूर तुम वेट थवन कह तम पे तम तुहद लाइफ स्टाइल तुम एक्सरसाइज करें रूज सवाल डाइटुक डाइट तुम मीट यू खोन या चिकन यू खोन तम पे कह फर्क मगर फर्क पे कि तुम कोता खेवान डाइट 24 घंटन हज क्वांटिटी सह गो रोज लिमिटस मज एक्सरसाइज करें ताकि वेट गस कम ये सात तुहद वेट कम गि लिमिटस मज यी तुहद पैरामीटर्स इन वापस तमें अलाव तुम करें अगर तम पे कर तुम बे चेकअप कुछ जाए यमिस असल डॉक्टर साहबस नश कुछ हॉस्पिटलस मज चेकअप डॉक्टर एमडी प्रेगाबिलिन डी सह खेयु तुम मगर तथ सम तुम डाइटुक प्लान कर तुथ बे एक्सरसाइज हुन कि तुहद वेट गस नॉर्मल हज युन ठीक क्या करो मेव हेकवा खेत तुम हेकु प्रथ कह चीज खेत मगर सिर्फ हेकु नु तुम शुगर वल चीज ऑयल वल चीज खेत कह बे तिहज क्वांटिटी सह गस रोज लिमिटस मज यह गस बैलेंस्ड डाइटुक पार्ट आसन तम खतर डाइट कंफ्यूज मे कोर्मुत 82 वेट पत दोप डॉक्टर साहब ना 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 चे गई कमजोरी यू शुड ये कर 95 90 था कम से कम क्या करो डॉक्टर साहब एमडी मशहूर डॉक्टर साहब मार गए ना क्या करो बोझवा होते बोझवा ये कह हिसाब डॉक्टर साहब एज पर हाइट सोन यूजन वेट गस बैलेंस गसन सह गस एज पर हाइट गसन डॉक्टर साहब ये करो तह नश जान कोशिश लाइफ स्टाइल डिजीजन हज ये कत करान रिवर्सेबल तो क्या रोल रोजान टाइमली हेल्थ चेकअप गसन कर इंसान? जी रिवर्सिबल जो लाइफ स्टाइल डिजीजेस हैं पहले तो ये प्रिवेंटेबल तो मैक्सिमम प्रिवेंटेबल ही हैं जी, लेकिन अगर एक बार ये एस्टेब्लिश हो जाती हैं तो इनिशियल फेज में ये रिवर्सिबल पॉसिबिलिटी होती है कुछ डिजीजेस में। फॉर एग्जांपल किसी इंसान का वेट बहुत ज्यादा है, जैसे अभी एक कॉलर बोल रहे थे मेरा वेट 100 से भी ऊपर था,
अगर ऐसे इंसान को डायबिटीज हो जाता है तो अगर इसका वेट नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, 10-15 किलो कम हो जाता है, तो ये इंसान डायबिटीज से निकल के नॉर्मल रेंज में आ जाता है। Exactly. इसी तरह अगर इसका ब्लड जो प्रेशर है, जो हाइपरटेंशन इसको हुआ है, अगर उसका मेन रीजन इस वक्त इसका वेट होता है, तो वेट को नॉर्मल लाने के बाद वो जो हाइपरटेंशन है वो खत्म हो जाता है कुछ हद तक। अब कुछ डिजीजेज ऐसी हैं कि जहां पे एक बार एस्टेब्लिश हो गई तो वो फिर रिवर्सिबल वाला पार्ट खत्म हो जाता है अगर वो कुछ टाइम के लिए इंसान की बॉडी में रह गई। जैसे फैटी लिवर डिजीजेज है, पहले ग्रेड 1 ग्रेड 2 जब तक वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है लिवर को, तब तक तो वो रिवर्सिबल है, लेकिन एक बार उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। जो फैटी लिवर डिजीजेस का एक स्पेक्ट्रम जैसे हम बोलते हैं कि पहले ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसके बाद जब ग्रेड 3 के पास पहुंच के उसमें इन्फ्लेमेशन के बाद फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है। तो फाइब्रोसिस होने के बाद वो वापस रिवर्सिबल होना ऑलमोस्ट मुश्किल होता है वो। तो पहले स्टेज में रिवर्सिबल होती हैं, लेकिन लेटर ऑन रिवर्स इनको करना बहुत मुश्किल है। और रही बात हेल्थ चेकअप्स की, इसमें भी हमारी कम्युनिटी में एक बहुत लोगों में एक बहुत बुरी आदत आ गई है कि वो खुद ही जाके अपने लैब पे जाके टेस्ट कराते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिनकी वजह से उनकी हेल्थ को बेनिफिट होने के बदले नुकसान हो जाता है। हेल्थ चेकअप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन हेल्थ चेकअप का मतलब टेस्ट करना नहीं है। हेल्थ चेकअप का मतलब ये है कि पेशेंट को या किसी भी इंसान को उठ के एक डॉक्टर के पास जाना है, उनको बोलना है कि आप मेरा हेल्थ चेकअप कीजिए, आप देख लीजिए मेरी बॉडी ठीक है, मुझे किसी टेस्ट की जरूरत तो नहीं है। अब अगर वो डॉक्टर कोई टेस्ट एडवाइस करता है, वो टेस्ट करने की जरूरत है, ना कि हम उठ के सारी पैनल ही कर दें खुद ब खुद, क्योंकि बहुत जो टेस्ट होते हैं उनमें भी अपनी एक लिमिटेशन होती है। कभी कभार आप समझ लीजिए 1 लाख टेस्ट में 1-2 टेस्ट गलत आ जाते हैं। अब अगर वो टेस्ट उस इंसान को आ गए जिसने खुद ही उठ के वो टेस्ट कर लिए, तो उसको अननेसेसरी एंग्जाइटी हो जाती है। उसके बाद कभी अननेसेसरीली ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाता है जो डिजीज उसको है नहीं। फिर अगर वो रिपीट टेस्ट कर ले तो उसके बाद मे बी वो नॉर्मल आ गया, तो फिर अब ये नहीं पता कि पहली लैब सही थी कि दूसरी लैब सही थी, उसके बाद फिर तीसरा टेस्ट करना है। तो अननेसेसरी कंफ्यूजन हो जाते हैं, अननेसेसरी इंसान सब्जेक्ट हो जाता है किसी ट्रीटमेंट को या एंजाइटी को। तो हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्मल इंसान एक हेल्थ चेकअप करा सकता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर देखेगा कि क्या इसी को किसी टेस्ट की जरूरत है या किसी लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है, तो वो एडवाइस करेगा अकॉर्डिंगली। बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बना नाव वेन्यू हस्त करते हैं कॉल करा जी वर्सेस डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुमामा पे भेजिए जी, फरमाइए उस बनो सवाल। जी हाँ जी, मुझे ये फैटी लिवर के मुतालिक सवाल पूछना था। 2nd ग्रेड में फैटी लिवर तरक्की नहीं हो रही है और वेट बढ़ता है, वेट इंक्रीज होता है बहुत ज्यादा। डॉक्टर साहब आप इंटरेक्ट करेंगे? जी हाँ जी बिल्कुल। जी बोलिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? जी फैटी लिवर है 2nd ग्रेड में और वेट बढ़ता है, जितनी भी डाइट कम करती है ना उससे वेट बढ़ता है। जी तो देखिए, जो ये वेट बढ़ने का मसला है ये हर किसी का आजकल होता है, और जब हम उनको बोलते हैं कि आपको डाइट कंट्रोल करना है, वो वहां से बोलते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं खाते, हम पानी भी खाते हैं उसमें भी फैट बन जाता है। नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। तो अब इसमें क्या है कि पहले जो मैंने इससे पहले भी प्रोग्राम में बताया, जो भी हम खाते हैं उसको अगर हम वे करके खाएं, मेजर करके खाएं, तो हमें पता चलेगा कि हम खाते कितना है। ठीक है। दूसरी बात, अब जो आप खा रहे हो डाइट और जो आपकी एक्टिविटीज है, दोनों को मिला के जब हमें ये पता चलता है कि आपका वेट और बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि एक्सरसाइजेस सफिशिएंट नहीं हो रही हैं और डाइट ज्यादा हो रहा है। तो आपको एक्सरसाइज कर रहे हैं जी, एक्सरसाइज जो आप कर रही हैं उसको आप डबल कर लीजिए। और जो साइकिलिंग कर रहे हैं जी, और कितनी देर के लिए आप साइकिलिंग करते हैं? आधा घंटा करते हैं। तो आप 1 घंटा साइकिलिंग कर लीजिए। ठीक है। और जो आप डाइट पे जो आप फोकस कर रहे हैं, क्वांटिटी अब इसके आगे कम नहीं करनी है, लेकिन क्वालिटी को आप शिफ्ट कर लीजिए। आप टोटल एनर्जी इनटेक कम कर लीजिए, और जब आप एक्सरसाइज डबल करेंगे और जो एनर्जी कंजप्शन कम हो जाएगा, तो आपका वेट ऑटोमेटिकली कम होना शुरू होगा और फैटी लिवर भी रिवर्स होगा। इसके साथ साथ आप एक थायराइड का टेस्ट भी करा लीजिएगा। अगर आपने मेरा है हाई थोड़ा।
नहीं, वो तो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका थायराइड हाई है, वो मैं 50 खाती हूँ मैं दवाई 50 mg। आप जो आपके फिजिशियन है आप उनके पास जाइए, आप देख लीजिए कि क्या करंट स्टेटस क्या है आपके थायराइड का। अगर आप 50 खा रहे हैं, क्या ये सफिशिएंट मेडिसिन है, आपको शायद इसको इंक्रीज करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर आपका डोज कम हो रहा है थायराइड का तो आपका वेट रिडक्शन का प्रोग्राम थोड़ा डिफिकल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वेट रिडक्शन मुश्किल हो जाती है अगर थायराइड सही से मैनेज नहीं हो रहा है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब तहनिश करो ये जानने कोशिश ये लाइफ स्टाइल डिजीज कित मैनेज करने, क्या अमिक मैनेजमेंट प्रोसेस रोजान? जी, लाइफस्टाइल डिजीजेस का मैनेजमेंट जो है, पहले तो इसका मोर इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन है। तो अगर हम प्रिवेंट कर पाए वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब अगर आ गई है किसी में कोई लाइफस्टाइल डिजीज, तो पहली बात तो ये कि हमें देखना है कोई मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर अगर इसमें है, हम उस रिस्क फैक्टर को इम्प्रूव अगर करते हैं तो वो कभी कभार रिवर्स ही हो जाती है। लेकिन फिर कभी विद टाइम आगे एज में वो फिर और आ जाती है लाइफस्टाइल डिजीज। तो उसका मैनेजमेंट जो है मोर और लेस हर किसी लाइफस्टाइल डिजीज जो है, जिसमें डायबिटीज है, हमारा हाइपरटेंशन इसमें आ जाता है, तो इनका या हाइपोथायराइडिज्म है, इनका जो मैनेजमेंट है वो ये है कि जिसमें हम बोलते हैं कि हमें जैसे डायबिटीज में ब्लड शुगर बढ़ जाते हैं, एग्जैक्टली इसका मैनेजमेंट ये है कि हमें डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशन तीनों को मिला के हमें अपने ब्लड शुगर को एक रेंज में रखना है। अगर हम इसमें कामयाब हो गए एक नॉर्मल रेंज में रखने के, तो ये डायबिटीज अगर हमें बहुत सालों भी रहेगा, ये हमें कोई परेशानी नहीं करेगा। फिर ये डिजीज है लेकिन डिजीज है भी नहीं, क्योंकि इसका तो एक ही मसला था, ब्लड शुगर रेज हो रहे थे। अब अगर हमने उनको मैनेज कर लिया और कंसिस्टेंटली हम इनको मैनेज कर रहे हैं, तो फिर ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इसी तरह हमारा ब्लड प्रेशर का इशू है। ब्लड प्रेशर भी यही, हाइपरटेंशन हम बोलते हैं जब कंसिस्टेंटली हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो नॉर्मल रेंज से। अब अगर किसी को हाइपरटेंशन है और वो मेडिकेशन रेगुलरली ले रहा है और चेकअप्स करा रहा है और जो भी मेडिकेशन इंडिकेटेड है वो ले रहा है, और उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 के रेंज में ही रह रहा है, इससे नीचे नीचे रह रहा है, तो फिर उसको ये ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। लेकिन अगर बीच में वो मेडिसिन छोड़ देता है या बीच में मेडिसिन चेकअप के लिए नहीं जा रहा है, तो मेडिसिन का डोज कम हो रहा है, जैसे हाइपोथायराइड की हम बात कर रहे थे, अगर 50 कोई खा रहा है, अब अगर उसके बावजूद भी इनका TSH ज्यादा है, तो इनको डोज को इंक्रीज करने की जरूरत है, जो डॉक्टर उनको एडवाइस करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें फॉलो अप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो भी पेशेंट इस लाइफस्टाइल डिजीजेस का शिकार है, उनको रेगुलर फॉलो अप विद देयर फिजिशियन करना ही करना है। ये नहीं कि डॉक्टर साहब ने या सिकिम्स गए या किसी और हॉस्पिटल गए, उन्होंने मेडिसिन रखी और फिर उन्होंने 2-3 साल वही मेडिसिन खाते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो नवीयत है, जो डायबिटीज के लिए एक पेशेंट के लिए आज मैनेजमेंट, आज ड्रग्स ऑप्टिमल है, सही है, वो 2 साल के बाद काम नहीं करेगा, क्योंकि डायबिटीज की जो अपनी इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, तो विद टाइम इसको मेडिकेशन चेंज करनी पड़ती है। इसलिए फॉलो अप का करना जरूरी है। वनस जो फॉलो अप रेगुलरली करेंगे तो नेचुरली इनका कंट्रोल में रहेगा, चाहे वो ब्लड शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो या थायराइड का इशू हो। जब कंट्रोल में रहेंगे तो वही इसका मैनेजमेंट है, तो फिर कोई इशू नहीं आ जाएगा इनको। जी बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, हेलो, अपना नाम बताइए। जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैडम मैं रमेश रैना जम्मू से बोल रहा हूँ। जी रमेश साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में। क्या आप पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब आदाब। आदाब जी। डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन है, मैं आई एम सफरिंग फ्रॉम IBS फॉर द लास्ट 30 ईयर्स क्रॉनिक। ओके। तो ये IBS क्या लाइफस्टाइल में आ जाएगा? तो मेरा मैं खाता पीता भी अच्छा हूं लेकिन वेट इंक्रीज नहीं होता थोड़ा, इसमें क्या मैं करूं? जी जी डॉक्टर साहब। जी रमेश जी, आप अभी किसी डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं? इसके लिए मैंने बहुत कंसल्टेशन इन सालों में किया, लेकिन उन्होंने बोला ये आपको जेनेटिक है, तो हालांकि मैं खाता हूं लेकिन वो प्रोटीन ज्यादा, हाई प्रोटीन डाइट वो ज्यादा पचता नहीं, या हाई फैटी, बाकी कार्ब तो चलता है। जी जी देखिए रमेश जी, आपको क्या करना है, एक तो आपको डाइट में देखना है कि जो चीज आपको आपके इंटेस्टाइन्स को तंग नहीं करती है, उन्हीं चीजों को प्रेफर करना पड़ेगा डाइट में। दूसरी बात आपको देखना है जो सिट्रस लेवल है,
क्योंकि IBS का सिट्रस के साथ बहुत रोल रहता है, बहुत कनेक्शन रहता है। तो आपको अपनी सिट्रस लेवल को कम करना पड़ेगा। तो जो भी आपके रिस्क फैक्टर्स हैं सिट्रस को लेके, उनको एड्रेस करना पड़ेगा। अगर आपको उसके बावजूद भी सिट्रस फील होता है किसी और डोमेन में, तो उसके लिए भी आपको किसी कंसल्टेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। और तीसरी बात, जो आपके एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होंगे जिनसे आप कंसल्टेशन कर रहे हैं, इसलिए ये बेटर है कि आप एक ही गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को फॉलो करें और उसी के पास बार बार जाएं, रादर देन कि आप बहुत सारे डॉक्टर्स को स्विच कर दें। तो बेटर रहेगा कि एक डॉक्टर के पास रेगुलरली जाना। डाइट में आपको क्या करना है कि जो चीजें आपको इंटेस्टाइनस को पचती हैं, ठीक से रहती हैं, वो खानी। प्रोबायोटिक जिनको हम दही बोलते हैं या और प्रोबायोटिक्स आते हैं, वो आपको खाने पड़ेंगे। और अपनी सिट्रस लेवल को आपको चेक करना पड़ेगा और उसको एड्रेस करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, तो बाकी खास प्रॉब्लम नहीं है फिर? नहीं, बाकी आप फॉलो अप करते जाए अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास। और अब आप इसकी वजह से अगर और सिट्रस लेंगे तो ये और बढ़ जाएगा। मैं जी जैसा कि अपनी शुरुआत में भी फरमाया कि स्ट्रेस वजह से लाइफस्टाइल डिजीज गसान। डॉक्टर साहब येल्ले प्रिवेंशन कत करान बिफोर कि अकिस पर्सनस लाइफस्टाइल डिजीज गस अम निश बचने खतर क्या करो, कम प्रिवेंटिव मेजर्स निमो ताकि यम तकलीफ ही गसन। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये मल्टी फैक्टोरल काजेशन है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। मॉडिफाइड फैक्टर्स तो हमने बता दिए। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो गया किसी का, या फैमिली हिस्ट्री हो गई किसी की, या विद एडवांस्ड एज चांसेस बढ़ जाते हैं, तो नेचुरली हम एज को भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। या उसके साथ कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से है। तो मॉडिफाइबल तो वो कम्युनिटी लेवल पे है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे तो हम उसको ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। तो उन चीजों की वजह से जो कुछ हद तक लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, कुछ इंसानों में तो ये तब भी हो जाएंगी, लेकिन वो बहुत लिमिटेड नंबर है। लेकिन जो मेजॉरिटी है वो हम एड ऑन करते हैं अपने लाइफस्टाइल की वजह से। तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बना लें कि हम सारे ये रिस्क फैक्टर्स से अवॉइड कर दें, स्ट्रेस को भी एड्रेस कर दें, हमारी स्लीप भी प्रॉपर हो, एक्सरसाइज भी रेगुलरली कर लें, हमारा डाइट भी एज पर बैलेंस्ड डाइट हो, कोई जंक फूड कुछ ना खा लें इसमें, और जो हमारा बाकी जो भी लाइफस्टाइल है, रहन सहन है, उसको हम एड्रेस करें। तो पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोगों में ये कम्प्लीटली प्रिवेंट भी हो जाएंगी। जिन लोगों में होंगी तो डिलेड एज में होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को 30 इयर्स पे डायबिटीज हो गया बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, उसका ओबेसिटी भी है, उसको सीडेंटरी लाइफस्टाइल भी है, वो जंक भी बहुत खाता है, तो उसको 30 इयर्स पे उसको डायबिटीज हो गया। तो अब अगर वो उसका लाइफस्टाइल बेहतर रहता, या वो अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके अपने आप को हेल्दी बना देता है, अपने वेट को बराबर कर देता है, BMI बराबर कर देता है, जो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, तो अब इन स्टेट ऑफ 30 उसको 40 और 50 पे डायबिटीज होगा। तो उस वजह से जब डायबिटीज को या किसी भी डिजीज को डिले करने का मतलब ये है कि आप उसकी कॉम्प्लिकेशंस को डिले कर रहे हो, और उसकी जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन भी होती है, आप उसको भी इतना डिले करते हो कि उसका फिर इम्पैक्ट रहता नहीं हमारी लाइफ पे। एग्जैक्टली। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पर नाम वनी हस त कट पर कॉल करा बस मीनू बशीर हवा कतर। जी सठा इस्तकबाल छ तुहन फरमाई पन सवाल। मे ओत्र हफ्त ब्रोन त्रुमत एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। जी पत गयस ब खैबर 3 दोहन एडमिट, तिमो थो पत दवा 15 दोहन। वन बह कह खेवान, तमो वन मे लाइट गस खोन, तो मे थोड़ा नोजिया फील गसान यु बह खेवान कह फील वगैरह। मे वन तो रिलेटिंग मे क्या कर। जी डॉक्टर साहब। जी, तो यह करें पैनक्रेटाइटिस इशू यह थोड़ा सा सीवियर इशू आसान। अत तमो वुचमुत अत क्या रीजन गोमुत, तो मा या गाल ब्लेडरस मज मा क्या ना रीजन वो तमो क्या वन जी गाल ब्लेडर रिलेटिंग कहें तो यह इन्फेक्शन MLAs मे हाई। जी बिल्कुल, अत मज MLAs गसान हाई प्रत सात यम सात पैनक्रेटाइटिस गसे इन्फ्लमे तमो वो इन्फेक्शन रिलेटेड तमो तुम एडवाइस कोर्मुत तुम तमी हिसाब पकुन। गजास मज दोहन तुम खास ख्याल थवन, ज्यादा फैटी चीज खेन कह, बे वुचन कि लॉन्ग टर्मस मज यह गि वापस यून कह, तम खतर तुम पन रहन सहन ठीक कर।
अगर तुहन वेट ज्यादा छु तथ पे तह काम करें बे फॉलो अप कर सेम डॉक्टरस निश ताकि तुम वो कि ब्रोट कुन क्या रोज तुहन हेल्थ स्टेटस। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर नहीं लाइफ स्टाइल डिजीज़ सही वक्त पे एड्रेस आई कर सही वक्त पे अमिक मैनेजमेंट आव कर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हेकन फर्दर इंसान गसित। जी देखिए जैसे मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया कि इस वक्त जो वर्ल्ड में जितनी भी डेथ्स होती हैं डिजीजेस की वजह से 75% डेथ्स का रीजन जो है वो लाइफस्टाइल डिजीजेस ही हैं। एग्जैक्टली। तो सीधे उन कॉम्प्लिकेशंस जितनी भी होती हैं एंड पे जाके वो कॉम्प्लिकेशंस एक इंसान की डेथ का बाइस बनती हैं। जैसे अगर किसी को डायबिटीज है, अगर उसने डायबिटीज को मैनेज नहीं किया, उसने बोला है ब्लड शुगर हाई तो रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, एक तो जो उसको सिम्टम्स हैं एक तो वो उसको ट्रबल करेंगे, चाहे उसमें प्यास का ज्यादा लगना है, बार बार यूरिनेशन का इशू है, उसके बाद उसको बार बार इन्फेक्शंस भी लगेंगे, उसकी इम्यूनिटी लेवल कम हो जाएगी और जब कुछ टाइम पीरियड के लिए उसके ब्लड शुगर ज्यादा रहेंगे तो उसकी जो किडनी है वो खराब होना शुरू हो जाएगी, उसकी जो हार्ट की फंक्शन है वो कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाएगी, उसकी आईज की जो कंडीशन है रोशनी भी धीरे धीरे चली जाती है, उसकी जो बॉडी है पूरी नर्वस सिस्टम उसका है, उसकी जो लेग्स में पेन रहेगी, ज्यादा नमनेस हो जाएगी, तो बहुत एंड नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अगर हम इनको एड्रेस नहीं करेंगे। इसी तरह हाइपोथायराइडिज्म में थायरॉक्सिन भी हर जिस्म में हर किसी ऑर्गन के लिए जरूरी है। अब अगर हम इसके लिए रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं खाएंगे, थायरॉक्सिन नहीं लेंगे तो जिस्म के हर एक ऑर्गन पे इसका असर पड़ेगा। ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा तो उससे भी सारे जिस्म के जो एंड ऑर्गन डैमेज जिसको हम बोलते हैं, बाकी जितने भी ऑर्गन है उन पे असर पड़ता है और जो कोई ऑर्गन ज्यादा डैमेज हो जाता है फिर उसकी वजह से कभी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती है और इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं पहले तो प्रिवेंट किया जाए, अगर प्रिवेंट ना कर पाए तो उसके अब अगर हो गई हैं किसी वजह से तो उनको मैनेज वेल किया जाए। मैनेज वेल मीन्स उनको कंट्रोल में रखा जाए। जी बिल्कुल। तहकीक से भी आपको कौन है सवाल बोलो क्या? हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पनो नाव विनु हस्त कर पर छ कॉल करा। ना महबूबा जी सठा इस्तकबाल छ तुम प्रोग्राम में सवाल फरमाई पनो। मिशना शुक्रिया। नसी डॉक्टर स्वामी का फरमाई वनी वनी हो मैं थायराइड जी थायराइड सच में बहुत फोक पाना टिप्स तो दे योर जी वो बेच में ही असले काबज रोजान जी डॉक्टर ऐसे उतामत ये वनन महबूबा जी कि अगर न थायराइडस यूता डोज रिकमेंडेड सु डोज बराबर खोन। अक्सर वुचमुत कि लुकन यम साथ थायराइडिश लेवल बराबर वातान TSH नॉर्मल गसान तिम डोज पाने कम करान या बंद करान। डोज कम करुन क्या डोजस पे इंसानस TSH नॉर्मल गसी सुई डोज कंटिन्यू करुन। बेस तुम ये तुम ट्रीटमेंट करान यम डॉक्टर साहबन तुम थायराइड दवा थोमुत यम सात सह वन यह कम करुन तमी सात करुन। अदरवाइज अगर तुम रिपीट बार बार तमिस निश फॉलो अप करू वारिया मुमकिन कि तुम वनकस थायराइड डोज कम गसान सुई वजह तुम पानस फोक तबासान तुम कब्जी तबासान तम खतर कर तुम रिपीट थायराइड टेस्ट बे हाउ डॉक्टर साहबस मा कर तुम डोज इंक्रीज ये प्रॉब्लम गसा सॉल्व। जी डॉक्टर साहब बिफोर वाइंड अप द प्रोग्राम वी वुड लाइक टू टेक अ जनरल मैसेज फ्रॉम यू कि कितकन है कोई सिमो लाइफस्टाइल डिजीज नश बचित क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स पजन अस जनरल मैसेज दी तो अस बेसाने नाज़रीन। जी लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में हमने इतना बोला लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लाइफस्टाइल डिजीज़ प्रिवेंटेबल हैं। मेजॉरिटी लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हैं वो प्रिवेंटेबल हैं और लाइफस्टाइल डिजीजेस को अगर हम अर्ली डायग्नोसिस कर पाए तो उस वजह से हम इनका मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं और उस वजह से हम कॉम्प्लिकेशंस को या तो होने नहीं देंगे या बहुत डिले कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए लाइफस्टाइल का चेंज करना और इम्प्रूव करना ज़रूरी है। तो हम 4-5 चीज़ें बताएंगे। हमारा डाइट होना चाहिए बैलेंस्ड डाइट, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। उसके बाद हमारा जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है वो हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना ही करना है। मिनिमम 5 डेज
पर वीक मिनिमम हाफ एन आवर हमें एक्सरसाइज करनी है, मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। उसके बाद जो हमारी स्ट्रेस इश्यूज हैं, चाहे वो घर में की वजह से हो या वर्क प्लेस की वजह से हो, हमें उनको एड्रेस करना पड़ेगा और स्ट्रेस को कंटिन्यू अपने आप ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमारी स्लीप जो है वो स्लीप हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, मिनिमम 6 to 8 आवर्स फॉर अडल्ट्स एंड 7 to 9 आवर्स फॉर चिल्ड्रन, और वो क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए, नहीं कि बीच बीच में हम स्लीप से उठें फिर सोएं, वैसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा डिजिटल एडिक्शन है उसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। डिजिटल एडिक्शन चाहे बच्चों में हो या बड़ों में है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है लाइफस्टाइल डिजीजेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। और हमारा जो डिनर टाइम है वो शाम को जल्दी होना चाहिए। जो हमारा जो ये जंक फूड है, बाहर का खाना है, वो बिल्कुल अवॉइड करना है हमें। और जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, जिसको हम बताते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल, वो मेंटेन रखना पड़ेगा। बहरहाल डॉक्टर साहब प्रोग्राम को वक्त सब दिवान तुहद सठा शुक्रिया सन दावत कबूल करने बापत, योर तशरीफ आने बापत, तो ये तरह जानकारी साने नाजरीन तम वातन बापत तुहद सठा शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नाजरीन, तुहद सठा शुक्रिया वनुक ताम सोन प्रोग्राम वुचने बापत, तो ये प्रोग्रामस मज शिरकत करने बापत। इंशाअल्लाह आइंद सब्जो तह बे मुलाकात एक नईस मौजूस नईस मेहमान सत, तोतन तम थो पे सेहतु ख्याल, तुह खुदायस हवाल।